GN स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है। अजीन शहर में एक राजा रहा करता था। राजा के राज में अजीन नगरी में चैन की बंसरी बजती थी। हर तरफ खुशहाली, ईमानदारी और इंसाफ का दौर दौरा था। रियाया अपने राजा और राजघराने से बहुत मोहब्बत करती थी। जितना हर दिल अजीज़ राजा था, इतना ही हर दिल अजीज़ राजकुमार भी था। राजकुमार अपनी रहमदिली, खुशमिजाजी और रियाया परवरी के लिए पूजा जाता था। अभी इसे राजगद्दी नहीं मिली थी, लेकिन लोगों को इत्मीनान था कि कल जब बूढ़े महाराज नहीं रहेंगे तब भी अजीन नगर और वहाँ की रियाया का मुस्तकबिल महाराज कुमार के हाथों में महफूज रहेगा। राजकुमार जब पैदा हुआ था तो ज्योतिषियों और नजूमियों ने राजकुमार के इकबाल और लंबी उम्र की पेशगोइयाँ की थीं, लेकिन सब ने कहा था कि जवानी के ज़माने में राजकुमार को बड़ा जोखिम भरा सफ़र दरपेश होगा। अगर इससे बच गए तो उनकी किस्मत का तारा बुलंद ही रहेगा। राजा को लगातार राजकुमार की फिक्र रहती थी। कोई ख्वाब देखते तो ज्योतिषियों को बुलाकर पूछते कि कहीं इस ख्वाब का ताल्लुक राजकुमार से तो नहीं है। एक दिन राजा ने 3 ख्वाब देखे। पहला ख्वाब उन्होंने देखा कि एक दरख्त है जिसके पत्ते ज़मुर्द के हैं, फूल हीरे के हैं और फल याकूत के हैं, लेकिन वो पेड़ रो रहा था और इसमें से खून की बूंदें टपक रही थीं। राजा की आंख खुल गई। राजा बहुत परेशान हुए। बड़ी मुश्किल से दोबारा नींद आई तो उन्होंने दूसरा ख्वाब में देखा कि एक बाग में 4 आदमी बैठे शतरंज खेल रहे हैं। कोई जीतता है, ना कोई हारता है। राजा की फिर आंख खुल गई। अजीब सा ख्वाब था। राजा उलझन में पड़ गए। फिर आंख लगी तो तीसरा ख्वाब देखा कि एक शहर है जहां 52 राजा बैठे चक्की पीस रहे हैं। अब के आंख खुली तो सुबह होने वाली थी। तीनों ही ख्वाब उन्हें बड़े अशुभ लगे और वो परेशान हो गए। उस दिन दरबार में उन्होंने फिर शहर भर के ज्योतिषियों और ख्वाब की ताबीर बताने वालों को बुलाकर अपने तीनों ख्वाब बताए और ताबीर पूछी। सब ने बहुत सोच विचार किया। नजूमियों ने लकीरें खींची, गिरा देखे, लेकिन इन ख्वाबों की ताबीर कोई नहीं बता सका। ज्योतिषियों ने हाथ बांधकर अर्ज की, महाराज, बहुत से ख्वाब पेट की गिरानी से भी नजर आते हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं होती। राजा बोला, या तो इन ख्वाबों की ताबीर होगी या ये दुनिया में कहीं ना कहीं हकीकत में पाए जाते होंगे। अगर ताबीर नहीं बता सकते तो आंखों से दिखाओ। उस जमाने में ऐसे मौक़ों पर बीड़ा उठाने का रवाज हुआ करता था। पान का बीड़ा बनाकर बीच में रख दिया जाता था और जो इस काम को करने की हिम्मत दिखाता इस बीड़े को उठाकर खा लेता। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सुबह से शाम हो गई। पूरी अजीन नगरी परेशान थी कि राजा की इस जिद का क्या अंजाम होगा कि राजकुमार ने आकर बीड़ा उठा लिया। राजा तो हक्का बक्का रह गए। जिस बेटे को मुसीबत से बचाने के लिए वो ये जतन कर रहे थे, वही बेटा खुद इन्हीं की जिद की भीड़ चढ़ रहा था। यानी अनचाहे तौर पर वो खुद ही बेटे को इस मुसीबत में धकेल रहे थे जिसकी पेशनगोई राजकुमार के बचपन में ज्योतिषियों ने की थी और जिससे बचाने की वो आज तक कोशिश करते आए थे। राजकुमार ने बाप को समझाया कि आप फिक्र मत कीजिए, अगर मेरी कुंडली में ये लिखा है तो मुझे ये भुगतना ही पड़ेगा। होनी को कौन टाल सकता है। राजकुमार ने वादा किया कि वो इन ख्वाबों को हकीकत में आंखों से दिखाएगा और माँ बाप का आशीर्वाद उसे कुछ नहीं होने देगा। राजकुमार ने शाही लिबास उतारकर आम आदमियों के जैसे कपड़े पहने, अशरफियाँ साथ लीं, माता पिता के पैर छुए और अपने चहीते घोड़े पर बैठकर अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। दिन भर सफ़र करता और रात को किसी बस्ती में या किसी बाग में सो जाता। एक शाम वो एक बाग में जा पहुंचा। बहुत बड़ा बाग था, लेकिन सब झाड़ झनकार पड़ा था। अंधेरा होने लगा, इसलिए राजकुमार ने तय किया कि वो दिन में पूरे बाग का चक्कर लगाएगा। बाग के कोने में कुआं था। वहां बैठकर इसने रोटी खाई, कुएं से ठंडा पानी निकाल कर पिया और एक तरफ लेटकर सो गया। आधी रात गुजरी होगी। बड़ी तेज आंधी आई और उसके साथ किसी बहुत बड़े जानवर के गुर्राने की आवाज़ आई। राजकुमार एक घने पेड़ के ऊपर छुपकर बैठ गया। तारों की छांव में उसने देखा एक बहुत ही लंबा चौड़ा काला देव बड़े बड़े कदम रखता हुआ आ रहा था। इसकी आंखें अंधेरे में लाल चिरागों की तरह नजर आ रही थीं। जब वो काफ़ी दूर निकल गया तो राजकुमार दरख्त से नीचे उतर आया
डर के मारे पसीने पसीने हो रहा था, फिर नींद भी नहीं आई। सुबह के करीब उसे फिर वैसी ही गुर्राटें सुनाई देने लगीं। तेज हवा चली और देव वापस बाग से बाहर चला गया। जब अच्छी तरह उजाला फैल गया तो राजकुमार ने रात की बची हुई रोटी खाई, कुएं से पानी निकालकर नहाया और बाग देखने निकल पड़ा। बाग बहुत बड़ा था और इसके बीचों बीच एक बारादरी बनी हुई थी। बारादरी में कदम रखा तो राजकुमार हक्का बक्का रह गया। पलंग पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत लेटी थी, लेकिन ये क्या, इसका सर गर्दन से कटा हुआ अलग रखा हुआ था और धड़ अलग था। सिराने और पाइते फूलों की झड़ियां रखी थीं और इससे भी अजीब बात ये कि औरत के सिराने एक पेड़ लगा था जिसमें जुमर्द के पत्ते, हीरे के फूल और याकूत के फल लटक रहे थे। राजकुमार ने करीब जाकर देखा, औरत की आंखें खुली हुई थीं और इनसे खून के आंसू बह रहे थे। राजकुमार को अपने बाप का एक ख्वाब हकीकत के रूप में सामने नजर आ रहा था, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसे लगा हो ना हो इस देव का भी इससे ताल्लुक जरूर है। इसने तय किया कि उस दिन बाग में 4 दिन रुककर हालात का जायजा लेना चाहिए। जल्दबाजी कहीं खेल खराब ही ना कर दे। दिन भर वो इधर उधर घूमता रहा। बाग के कुछ दरख्तों पर फल लग रहे थे। इसने फल तोड़कर पेट भरा और शाम होने के बाद अपने कोने में जाकर लेट गया। आधी रात फिर वैसी ही आंधी आई, गुर्राटे सुनाई दी, 2 चिराग जैसी आंखें दिखाई दी। मानसगन मानसगन देव चिल्लाता हुआ बाग में दाखिल हुआ और बारादरी की तरफ चला। जब वो आगे बढ़ गया तो राजकुमार पेड़ों में छुपता छुपाता वहां पहुंचा और एक पेड़ पर चढ़कर छुपकर बैठ गया। और क्या देखता है कि देव ने इस मुर्दा औरत के सराने की फूलों की झड़ियां पाइता रखीं और पाइते की सराने रखीं और वो औरत जिंदा होकर बैठ गई। जब वो अजीबोगरीब पेड़ गायब हो गया, देव औरत के लिए फल, मेवे, मिठाइयाँ लाया था। वो उसे खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन औरत बराबर रोई जा रही थी और कह रही थी कि वो अपने घर जाना चाहती है। और देव कह रहा था कि अब वो कभी घर नहीं जा सकती क्योंकि वो उसे पसंद आ गई है और वो उसे अपनी रानी बनाएगा। देव ने औरत से अपने हाथ पांव दबवाए और पूछा कि यहाँ कोई आदमी तो नहीं आया था, क्योंकि उसे आज यहाँ इंसान की बू आ रही थी। औरत बोली, यहाँ कौन आएगा, और इंसान तो मैं भी हूँ, मेरी ही बू होगी। गर्ज इसी तरह सुबह होने लगी तो देव ने पास रखी हुई तलवार से औरत का सर काटा। औरत की गर्दन से खून की बूंदें टपकी, उनसे दरख्त बना, पत्ते लगे, फूल लगे, फल लगे। फिर इसने सिराने और पाइते की छड़ियों को अदला बदली की और गुर्राता पुकारता वापस चला गया। उसके जाने के बाद राजकुमार पेड़ से उतरा और उजाला फैलने का इंतजार करता रहा। जब दिन निकल आया तो उसने बारादरी में जाकर औरत के सिराने और पाइते की छड़ियां बदलीं तो वो औरत उठकर बैठ गई। उसने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो भाई, और मुझे क्यों जिंदा किया? मैं आज साल भर के बाद दिन की रोशनी देख रही हूँ। राजकुमार ने जवाब दिया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, रात गुजारने के लिए इधर आया था। रात को देव को तुम्हें जिंदा करते देखकर छुप गया था। तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस देव के चुंगल में कैसे फंस गई? औरत बोली, मैं अपने मुल्क की शहजादी हूँ। एक रात महल की छत पर खड़ी चांदनी का लुत्फ ले रही थी कि ये देव मुझे यहाँ उठा लाया और मुझे यहाँ इसने कैद कर रखा है। ये जादू की तलवार है और ये जादू की छड़ियाँ हैं जिनसे मुझे वो रोज़ कत्ल कर जाता है और रात को जिंदा कर देता है। रात तुम यहाँ छुपे थे, इसीलिए वो कह रहा था कि उसे आदमी की बू आ रही है। अब तुम शाम होने से पहले पहले यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें वो कच्चा चबा जाएगा। राजकुमार बोला, अब तो मैं तुम्हें इसकी कैद से रिहाई दिलाकर ही जाऊंगा। मैंने देव को ख़त्म करने की तरकीब सोच ली है। जिस रास्ते से देव आता है उस रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना शुरू किया। औरत ने भी उसकी मदद की, अपने पास से फल और मिठाइयाँ उसे खाने को दीं। शाम तक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा तैयार हो गया। फिर राजकुमार ने बाग से सूखे दरख्तों की झाड़ियाँ और पत्ते इकट्ठे किए और गड्ढे को ऐसे भर दिया कि ऊपर से ज़मीन बराबर नजर आने लगी। इस काम से फारिग होकर वो नहाया। इसने और औरत ने मिलकर खाना खाया। फिर राजकुमार ने जादू की तलवार से औरत का सर काटकर छड़ियाँ बदल दीं। जब दरख्त तैयार हो गया तो वो वापस वहीं आ गया
जहाँ गड्ढा खोदा गया था। वो पास ही एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। आधी रात हुई तो वैसे ही आंधी आई और शोर मचा। मानसगिन मानसगंध देव चिल्लाता हुआ आया। जैसे ही गड्ढे पर उसका पांव पड़ा, एक हैबतनाक चीख के साथ वो गड्ढे में गिर गया। राजकुमार ने फौरन पेड़ के ऊपर से दिया सिलाई जलाकर सूखे पत्तों पर फेंकी। देखते ही देखते जबरदस्त आग भड़क उठी। देव के चीखने के शोर से सारा जंगल गूंज रहा था। धीरे धीरे उसकी चीखें कमजोर पड़ने लगीं। आखिरकार देव का काम तमाम हो गया। सुबह तक आग जलती रही। सुबह राजकुमार ने औरत को जिंदा किया और देव के मरने की खुशखबरी सुनाई। औरत की खुशी की कोई हद नहीं थी। इसने राजकुमार से कहा कि तुमने मुझे इस देव के चुंगल से आज़ाद करवाकर मुझ पर एहसान किया है। आज से तुम मेरे भाई हो, जो चाहो मांग लो। राजकुमार बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तलवार और ये छड़ियाँ मैं ले जा रहा हूँ। तुम्हें बस ये करना है कि एक बार मेरे बाप के सामने मरकर दिखाना होगा, ताकि वो दरख्त बन सके और मेरा बाप उसे देख सके। औरत बोली, भैया तुम जब बुलाओगे मैं चली आऊंगी। औरत अपने शहर चली गई और राजकुमार अपने रास्ते पर चल निकला। अपने बाप के ख्वाब को आंखों से दिखाने का इंतजाम कर लिया था। अब वो आगे मिशन पर रवाना हो गया। काफ़ी दिन इधर उधर भटकने के बाद एक शाम वो फिर एक बाग में रात बसर करने के लिए रुका। ये बाग तो पहले से भी ज़्यादा वीरान था। सूखे पेड़, सूखी झाड़ियाँ, जगह जगह सूखे पत्तों के ढेर, कहीं कहीं कुछ पुरानी बर्जियाँ बनी हुई थीं और एक बड़ा सा चबूतरा था जो हैरत अंगेज तौर पर साफ सुथरा था। पहले तो राजकुमार ने सोचा कि इसी चबूतरे पर सो जाए, लेकिन फिर वहाँ की सफाई देखकर उसे खतरा महसूस हुआ। वो थोड़े फासले पर एक बड़े से बरगद के दरख्त के नीचे ज़मीन साफ करके वहाँ लेट गया। अजनबी जगह, भाएं भाएं करता जंगल, सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट, कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों का डर और अनदेखी ताकतों का धड़का। उसे नींद कहाँ आती। रात 12 बजे के करीब यहाँ भी आंधी सी आती महसूस हुई। पत्ते उड़ने लगे। इतने में क्या देखता है कि 4 घुड़सवार हवा जैसे उड़ते हुए वहाँ उतरे। उन्होंने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए और खुद चबूतरे पर जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने शतरंज की बिसातें बिछाईं और 2-2 लोग शतरंज खेलने लगे। राजकुमार छुपा हुआ देख रहा था। सारी रात गुजर गई। इनमें से ना कोई जीता और ना कोई हारा। राजकुमार ने दिल में सोचा, यही वक्त है कि अपने बाप के दूसरे ख्वाब को सच कर दिखाऊं। ये मौका निकल गया तो हो सकता है फिर कभी हाथ ना आए। वो हिम्मत करके बाहर निकला और उनके पास जाकर बोला, तुम कैसे खिलाड़ी हो जो ना जीत सकते हो और ना हरा सकते हो। एक नौजवान को अपने पास देखकर पहले तो वो बहुत हैरान हुए, फिर गुस्से में आग बगोला हो गए और बोले, तू कौन है और तुझे हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की। हम में से हर एक इतना अच्छा खिलाड़ी है कि ना हमें आज तक कोई हरा सका और ना हम एक दूसरे को हरा सके। राजकुमार बोला, अगर मैं एक एक करके तुम चारों को हरा दूं तो तुम क्या दोगे। वो तेश में आकर बोले, अगर तूने हमें हरा दिया तो हम तेरे गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर ना हरा सका तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला देंगे। राजकुमार बोला, मुझे मंजूर है। बिसात बिछी। राजकुमार ने एक एक करके चारों को हरा दिया। वो चारों बोले, ए आदमजाद, आज से हम तेरे गुलाम हुए, लेकिन हम इंसान नहीं जिन हैं। तेरे साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन तू हमारे घोड़ों की दुम का एक एक बाल ले ले। जैसे ही तू इन बालों को आग दिखाएगा हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। राजकुमार ने वो बाल लेकर एहतियात से रख लिए और वो चारों अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चले गए। राजकुमार अपने बाप का दूसरा ख्वाब भी हकीकत में पा चुका था, लेकिन जब तक उसे तीसरे ख्वाब की हकीकत मालूम ना हो जाए वो घर नहीं जा सकता था। अगली सुबह राजकुमार अपने सफ़र पर फिर रवाना हो गया। एक लंबी मुसाफत के बाद वो एक शहर में पहुंचा। सारा दिन वो शहर में घूमता रहा। जब वो वहाँ के राजा के महल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि राजमहल के दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा नकारा रखा है। इसने वहाँ के लोगों से पूछा कि ये नकारा कैसा है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ कोई राजा नहीं बल्कि एक रानी राज करती है। वो बहुत खूबसूरत और अक्लमंद भी है
अभी उसकी शादी भी नहीं हुई। शादी के लिए उसकी कुछ शर्तें हैं। जो उससे शादी का ख्वाहिशमंद होता है आकर इस नकारे पर चोट लगाता है। रानी उसे बुलाकर अपनी शर्तें बताती है और ये भी कि जो इसकी शर्तें पूरी नहीं कर पाएगा उसे रानी का गुलाम बनकर चक्की पीसनी पड़ेगी। आज तक कोई इसकी शर्तें पूरी नहीं कर सका। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और नाकाम हो गए। अब तक 52 राजा शर्त हार कर बैठे चक्की पीस रहे हैं। राजकुमार को तो अपनी मुराद मिल गई, लेकिन इसने भी रानी के साथ छल करने की ठानी। एक सराय में आकर ठहर गया। एक ब्राह्मण के लड़के का भेष बदला और अगले दिन जाकर नकारे पर जोर जोर से कई चोबे मार दी। रानी ने सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया। ये कौन बदतमीज है जो नकारा तोड़ डाल रहा है। गुलामों ने आकर बताया कि महारानी, एक ब्राह्मण का लड़का है, वो आपसे शादी करना चाहता है। रानी गुस्से से लाल पीली होकर बोली, एक ब्राह्मण के छोकरे की ये हिम्मत! क्या उसे पता नहीं कि मेरे महल में 52 राजा चक्की पीस रहे हैं जो मुझसे शादी करने आए थे। गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, उसे सब पता है, वो आपकी शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है। रानी गर्ज कर बोली, उसे हमारे सामने पेश करो। ब्राह्मण के भेष में राजकुमार को पेश किया गया। रानी बोली, तू ब्राह्मण है, इसलिए मैं तेरी बेइज्जती नहीं करना चाहती, लेकिन ये सुन ले कि राजा को तो मैंने चक्की पिसवाई है, लेकिन मैं तुझे तो टुकड़े टुकड़े करा दूंगी। राजकुमार बोला, मंजूर है, मुझे अपनी शर्त बताओ। रानी जो पर्दे के पीछे बैठी थी बोली, पहली शर्त यह है, लोहे के खंबे को लकड़ी की कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े करना है। राजकुमार ने कहा, मुझे वहां ले चलो जहां वो खंबा रखा है। रानी के गुलाम राजकुमार को एक आंगन में ले आए जहां एक बहुत ही बड़ा और मोटा लोहे का खंबा रखा था और इसके पास एक छोटी सी लकड़ी की कुल्हाड़ी रखी थी। जो भी रानी की शर्त पूरी करने आता था इस खंबे को और कुल्हाड़ी को देखकर हिम्मत हार देता था, क्योंकि लकड़ी से लोहे का काटना नामुमकिन था। राजकुमार थोड़ी देर खड़ा गौर से इस खंबे को देखता रहा। उसे छूने की इजाजत नहीं थी। फिर इसने राम का नाम लेकर कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से खंबे पर वार किया। खंबा 2 हिस्सों में कट गया। दरअसल वो काले रंग के मोम का बना हुआ खंबा था, जो इतनी चालाकी से बनाया गया था कि हूबहू लोहे का लगता था। लेकिन राजकुमार की तेज नजर ने उसे पहचान लिया और शर्त जीत ली। जितने लोग वहां मौजूद थे वो हैरान रह गए। राजकुमार बोला, मारो नकारे पर चोब, मैं पहली शर्त जीत गया। नकारा जोर जोर से बजने लगा और रानी का गुस्से से बुरा हाल था कि कोई राजा महाराजा जो काम नहीं कर पाया वो इस ब्राह्मण के छोकरे ने कर दिया। राजकुमार को रानी के सामने पेश किया गया। रानी ने कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे एक रात में 4 बार बोलने पर मजबूर कर दो। इस शर्त के लिए तुम रात को आना। मैं अपने कमरे में पर्दे के पीछे बैठूंगी। तुम मुझे मुखातिब भी नहीं करोगे, ना देखने और ना छूने की हिम्मत करोगे। पर्दे के बाहर बैठकर मुझे बोलने पर मजबूर करना है। राजकुमार वापस सराय में आ गया। एक सुनसान जगह पर जाकर इसने उन घुड़सवारों के घोड़ों के बालों को आग दिखाई। वो चारों जिन आ मौजूद हुए और बोले, क्या हुक्म है मेरे आका। राजकुमार ने उन्हें सारी बात बताते हुए कहा, कुछ ऐसा करो कि रानी को रात में 4 बार बोलने पर मजबूर हो जाना पड़े। वो बोले, ये कौन सा मुश्किल काम है, हम चारों जाकर रानी के आसपास छुप जाएंगे। एक उसके छप्पर कट के पाई में, एक उसके पानदान में, एक उसके छप्पर कट के पर्दे में और एक उसके चंदन हार में। तुम रात को बारी बारी हमसे बात करना, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। ये कहकर चारों जिन गायब हो गए तो राजकुमार वापस सराय में आया और खा पी कर सो गया। शाम को उठा, नहा धोकर रात को रानी के महल में पहुंचा। रानी अपने कमरे में बैठी थी और चारों तरफ पर्दे लटक रहे थे। पास ही एक कुर्सी पड़ी थी। राजकुमार उस पर बैठ गया। थोड़ी देर वो चुप रहा और फिर छप्पर कट के पाए से मुखातिब होकर बोला, ए अनबोला देवरानी के छप्पर कट के पाए, तुम ही कुछ बात करो कि रात कटे। छप्पर कट का पाया बोला, क्या बताऊं यार, जब से तुमने इसे एक शर्त में हराया है उसे चैन नहीं है। कभी उठती है, कभी बैठती है, कभी सामान इधर से उधर पटकती है। हम पायों का बुरा हाल है।
अगर तुम सारी शर्तें जीत जाओ तो इसे मज़ा चखाना। राजकुमार बोला, नहीं, ऐसी बात मत करो जिससे रानी को गुस्सा आए। ऐसी बातें करो कि रात कटे। पाए में से आवाज़ आई, ऐसी बात है तो चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में 4 दोस्त रहते थे। एक सुनार का लड़का, एक बढ़ई का, एक दर्जी का लड़का और एक राजा का लड़का। राजा को अपने बेटे के छोटे लोगों से दोस्ती पसंद नहीं थी, लेकिन इसके बेटे को अपने दोस्तों से इतना प्यार था कि वो मानता ही नहीं था। एक बार राजा का बेटा राजा से छुपकर अपने तीनों साथियों के साथ शिकार पर निकल गया। जंगल में चारों दोस्त रास्ता भटक गए। रात हो गई तो चारों परेशान हो गए। राजा को बेटे की ये फिक्र थी कि राजमहल में उसकी तलाश हो रही थी। बाकी तीनों को ये फिक्र कि रात को कोई जंगली जानवर आकर उनका सफाया ना कर जाए। आखिर तय ये हुआ कि सारी रात चारों एक एक करके बारी बारी पहरा देंगे और 3 दोस्त सोएंगे। इस तरह चारों को नींद भी मिल जाएगी और पहरा भी हो जाएगा। सबसे पहले जागने की बारी बड़ी के बेटे की थी। उससे नींद आने लगी तो उसने सोचा कि कोई काम करूं ताकि नींद भाग जाए। इसके औजारों का थैला उसके पास था। इसने जंगल से लकड़ी ली और अपने औजारों से इस लकड़ी की एक गुड़िया बना दी। इसका पहरा देने का वक़्त ख़त्म हो रहा था तो उसने दर्जी के बेटे को जगाया, उठो, अब तुम पहरा दो, मैं सोने जा रहा हूँ। दर्जी के लड़के ने देखा कि बड़ई का लड़का तो अपना हुनर दिखा गया, लाओ अब मैं भी अपना हुनर दिखाऊं। उसके झोले में भी सिलाई का सामान पड़ा हुआ था। इसने अपनी कमीज उतारी और उसे काट कर गुड़िया के कपड़े सिए और उसे पहना दिए। इतनी देर में उसका पहरे देने का वक़्त भी ख़त्म हो गया। उसने सुनार के लड़के को जगाया और खुद सोने चला गया। सुनार के लड़के ने सोचा कि इन दोनों ने तो अपने अपने हुनर दिखा दिए, अब मुझे अपना हुनर दिखाना चाहिए। उसके थैले में भी जेवर बनाने के औजार मौजूद थे और इसने गले में सोने की जंजीर पहन रखी थी। उसने झट जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और अपनी जंजीर पिघलाकर गुड़िया के लिए जेवर बनाए और उसे पहना दिए। फिर इसने राजा के लड़के को पहरा देने के लिए उठा दिया। राजा के लड़के ने देखा इसके तीनों दोस्तों ने अपने अपने हुनर दिखा दिए, मुझे तो कोई हुनर आता ही नहीं, मैं क्या करूं? सुबह तीनों दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। उसके पास तलवार थी। वो तलवार से अपना गोश्त काट काट कर सुनार की जलाई हुई आग में डालता जा रहा था और रोता जा रहा था। इतने में एक खुदा रसीदा बुजुर्ग उधर से गुजरे। उन्होंने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? खुदकुशी करना गुनाह है। राजा के लड़के ने कहा, बाबा मैं क्या करूं? मेरे तीनों दोस्तों ने अपने हुनर दिखा दिया, मुझे तो कुछ नहीं आता। सुबह ये जब उठेंगे तो मुझ पर हंसेंगे, मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन फकीर साहब ने अल्लाह से दुआ की और उस गुड़िया में जान पड़ गई। वो जीती जागती बच्ची में बदल गई। छप्पर कट के पाए ने कहानी ख़त्म करके राजकुमार से पूछा, क्या कहते हो, सबसे अच्छा काम किस लड़के ने किया? राजकुमार ने जवाब दिया, सबसे अच्छा काम बढ़ई के लड़के ने किया जिसने वो गुड़िया बनाई। पाया बोला, नहीं, सबसे अच्छा काम दर्जी के लड़के ने किया जिसने गुड़िया का तन ढक दिया। दोनों में गर्मा गर्म बहस होने लगी। आखिर रानी से नहीं रहा गया। इसने छप्पर कट के पाए पर छड़ी मारते हुए कहा, बेवकूफ़ो, इसका नाम कोई नहीं लेगा जिसने इस गुड़िया में जान डलवा दी। राजकुमार ने जोर से आवाज़ लगाई, मारो नकारे पर चोप। महारानी एक बार बोल पड़ी। रानी बोलने को तो बोल दी, लेकिन अब वो पछता रही थी और गुस्से में बल खा रही थी। फिर राजकुमार ने रानी के पानदान को मुखातिब किया, रानी के पानदान, रानी तो हमसे क्यों बात करेंगी, तुम ही कोई बात करो कि रात कटे। पानदान में बैठा जिन बोला, ए भैया क्या बताऊं, जब से तुम शर्तें जीतने लगे हो तब से तो मेरी शामत आई हुई है। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो रानी मुझ पर ही उतार रही है। कभी उठाकर पटकती है, कभी खोलती है, कभी बंद करती है। मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा है। तुम अगर सारी शर्तें जीत जाओ तो इसे अपनी बांदी बनाकर रखना। राजकुमार बोला, ऐसी बातें मत करो जिससे रानी नाराज हो जाए, ऐसी बातें करो जिससे रात कटे। पानदान बोला, तो चलो मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में एक राजा राज करता था।
राजा की एक ही बेटी थी, बहुत सुंदर, बहुत गुणवती। राजा की ख्वाहिश थी कि राजकुमारी की शादी किसी असली राजकुमारे से हो, यानी ऐसा राजकुमार कि जिसके खून में कहीं से भी कोई मिलावट ना हो। असली राजकुमार फूलों की तरह नाजुक और हसास होता है, जो ऐसी चीज़ें भी महसूस कर लेता है जो आम आदमी महसूस नहीं कर सकता। राजकुमारी के लिए बहुत से राजा महाराजाओं के रिश्ते आए, लेकिन राजा किसी से भी मुतमईन ना हुआ। आखिर में 3 राजकुमार आए जिन्होंने ये दावा किया कि वो ही असली राजकुमार हैं और इनकी रगों में खालिद शाही खून दौड़ रहा है। राजा ने इनकी जांच करने का फैसला किया। इसने तीनों को अलग अलग महल के 3 नहायत सजे सजाए आरामदेह कमरों में ठहरा दिया, जहां रेशम का बिछोना, नरम और गद्देदार बिस्तर थे। हर तरह का आराम मयस्सर था। सुबह जब तीनों राजकुमार दरबार में पहुंचे तो राजा ने पूछा, कहो कंवर, रात को नींद कैसी आई? सबसे बड़ी उम्र वाले राजकुमार ने कहा, मैं तमाम रात बदबू के मारे सो नहीं सका। सारी रात सर के दर्द से तड़पता रहा। आपने जो रेशम का बिछोना बिछाया था वो बदबू में बसा हुआ था। राजा हैरान हो गया। इसने नौकरों से कहा कि वो रेशम की चादर उठाकर लाओ जिस पर राजकुमार सोए थे। चादर लाई गई। सारे दरबारियों ने उसे सूंघा, लेकिन इसमें तो अतर की खुशबू आ रही थी, किसी को कोई बदबू नहीं आई। इस दुकानदार को बुलाकर पूछा कि ये रेशम इसने कहाँ से ली। उसने बनाने वाले का पता बताया। बनाने वाले को बुलाया तो उसने रेशम इकट्ठा करने वाले का पता बताया। रेशम वाले ने उस जगह का पता बताया जहां दरख्तों से इसने रेशम इकट्ठा किया था। वहां आदमी भेजे गए तो पता चला इन पेड़ों से 200 कोस के फासले पर गंदे पानी के एक नाला बहता था, जिसकी वजह से शायद इस रेशम में भी कुछ बदबू आ गई हो, जो इतने हाथों और मरहलों से गुजरने के बाद भी राजकुमार को इतनी तेज लगी कि इसके सर में दर्द हो गया और वो रात को सो नहीं सका। दरबारी बोल उठे, वाकई यही सच्चा राजकुमार है। फिर राजा ने दूसरे राजकुमार से पूछा कि उसे कैसी नींद आई। दूसरा राजकुमार बोला, मैं पूरी रात सो नहीं सका। आपके महल में इतना शोर था, सारी रात जागता रहा और मुझे बुखार हो गया। राजा ने महल के दरोगा से पूछा कि राजकुमार के कमरे के पास कैसा शोर था। सब सर जोड़कर बैठे, क्योंकि रात को तो हर तरफ खामोशी थी और एक पत्ता तक नहीं खड़का था। बड़ी छानबीन के बाद पता चला कि महल के एक बाग में रात को फुवारा चलता रह गया था। उसके पानी गिरने की आवाज़ के शोर से राजकुमार को बुखार हो गया। दरबारी फिर चिल्ला उठे, यही असली राजकुमार है। फिर बादशाह ने तीसरे और सबसे छोटे राजकुमार से पूछा कि उसे नींद कैसी आई। राजकुमार बोला, आपके बिस्तर में एक कांटा था, जिसकी चुभन से मैं रात भर करवटें बदलता रहा। मेरे जिस्म का जो भी हिस्सा कांटे पर टकता वहीं जख्म बन जाता। राजकुमार ने अपनी पीठ खोलकर दिखाई, जिस पर जगह जगह किसी बल खाई हुई चीज के निशानात जख्म की शक्ल में बने हुए थे। राजा फौरन लोगों को लेकर राजकुमार की खाबगाह में पहुंचा। गुलामों ने चादर हटाकर देखा। चादर के नीचे बहुत ही नरम रूई के गद्दे बिछे हुए थे। लोग हर गद्दा हटा हटा कर इस पर हाथ फेर कर देखते रहे और कहीं कुछ ना मिला। जब आखिरी गद्दा उठाया गया तो उसके नीचे एक बल खाया हुआ छोटा सा बाल चिपका हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा राजकुमार की पीठ पर जख्म का निशान था। लोग चिल्ला उठे, यही असली राजकुमार है। पानदान ने इतनी कहानी सुनाने के बाद राजकुमार से पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हारे ख्याल में राजा ने तीनों में से किसको असली राजकुमार जानकर उससे अपनी बेटी की शादी की होगी? राजकुमार बोला, जिसको रेशम में से बदबू आई थी वही असल राजकुमार था। पानदान बोला, नहीं, मेरे ख्याल से तो असली राजकुमार वो था जिसे मील भर की दूर से फुआरे की हल्की सी आवाज के शोर से उसे बुखार चढ़ गया। दोनों में गर्मा गर्म बहस होने लगी। रानी भूल गई कि उसे खामोश रहना था। चलाकर पानदान को पटका और बोली, कमबख्त, तुझे भी आज ही बोलना था। इसका नाम कोई नहीं लेगा जिसकी पीठ पर 19 गद्दों के नीचे दबे हुए बाल से घाव पड़ गए। उन दोनों की शिकायत तो सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर हो सकती थी, लेकिन छोटे राजकुमार के घाव तो सारे दरबारियों ने देखे थे। रानी बोली और राजकुमार ने खुशी से उछलते हुए आवाज लगाई, मारो नकारे पर चोब। रानी दूसरी बार भी बोल पड़ी।
रानी अपनी जल्दबाजी पर बड़ी परेशान थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राजकुमार ने रानी को छप्पर करके पर्दे को मुखातिब किया। भाई तुम ही कुछ बात करो कि रात कटे। पर्दे में से आवाज आई, अरे भाई मैं क्या बात करूं, मेरी तो आज शामत आ गई। जैसे जैसे रानी हारती जा रही है अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रही है। तुम जीत जाओ तो इसकी चोटी काट देना। राजकुमार बोला, नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो जिससे रानी का दिल दुखे। ऐसी बातें करो जो रात कटे। पर्दा बोला, चलो तुम ठीक कहते हो, मैं भी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी शहर में एक बढ़ई रहता था। इसका एक ही लड़का था। हर बाप की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि इसका बेटा इसके काम में उसका हाथ बटाए और इसका काम संभाले। लेकिन लड़का एक नंबर का काहिल और निकट्ठू था। सारा दिन पलंग तोड़ता रहता या शहर में आवारागर्दी करने निकल जाता। बाप कुछ ज़्यादा बोलता तो कई कई दिन घर ना आता। माँ बाप दोनों परेशान थे। बुढ़ापे में बाप काम करता और जवान बेटा घर पड़ा रहता। मोहल्ले वालों ने बढ़ई को मशवरा दिया कि लड़के की शादी कर दो, जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा तो अपने आप सुधर जाएगा। चुनाचा बढ़ई ने बेटे की शादी कर दी। बहू घर में आ गई। एक खाने वाला और बढ़ गया, लेकिन लड़के पर कोई असर ना हुआ। अब तो इसने घर से निकलना भी बंद कर दिया। दिन भर बीवी के पल्लू से बंधा पड़ा रहता। बीवी भी समझा समझा कर थक गई। आखिर इसने एक दिन कहा, मुझे मेरे मेके छोड़ाओ, सारी दुनिया मुझे नकट्ठू की बीवी होने का ताना देती है, मुझसे नहीं सुना जाता। तीर निशाने पर बैठा। अगले दिन बीवी ने खाना पोटली में बांध कर सीधा किया और निकट्ठू बैलगाड़ी लेकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल गया। जंगल में पहले तो इधर उधर घूमता रहा। दोपहर हो गई तो खाना खाया, झरने का ठंडा पानी पिया और एक पेड़ की छांव में पड़कर सो गया। शाम को उठा तो देखा जितने भी बढ़ई लकड़ी काटने आए थे गाड़ियां भर भर कर लौट रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो खुद एक एक पेड़ के पास जाकर पूछता रहा कि भाई ए पेड़ तुझे काटूं। इसी तरह शाम हो गई। वो जंगल में अकेला रह गया। आखिर रात के लगभग एक पेड़ से आवाज आई, हाँ मुझे काट और मेरी लकड़ी का पलंग बनाकर सोने के 1.25 लाख टिक्के का बेचना। लड़के ने पेड़ काटना शुरू किया और आधी रात को लकड़ी लेकर घर पहुंचा। इसके माँ बाप और बीवी परेशान थे। वो उसी वक्त औजार लेकर पलंग बनाने बैठ गया। बीवी ने कहा कि सुबह बना लेना, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। सुबह तक पलंग तैयार हो गया तो जल्दी से इसकी बुनाई की। वो शनिचर का दिन था। शनिचर को बादशाह के महल के नीचे बाजार लगा करता था, जिसमें दूर दूर से लोग अपना सामान बेचने आते थे। शाम तक जिसका सामान नहीं बिकता तो बादशाह के हुक्म के मुताबिक महल के दरोगा उसे खरीद लेते थे। बढ़ई का लड़का भी उसी बाजार में अपना पलंग लेकर बैठ गया। जो खरीदार आता और पलंग की कीमत पूछता तो उसे जवाब मिलता, सोने के 1.25 लाख टिक्के। लोग कहते पागल है, एक मामूली से पलंग की कीमत सोने के सिक्कों में मांग रहा है। जो उसे जानते थे वो उसका मजाक उड़ाते रहे कि बुद्धू पहली बार कुछ बनाकर लाया है, वो क्या जाने क्या चीज कितने में बिकती है। इसी तरह शाम हो गई। सारे दुकानदार अपना अपना सामान बेचकर घर चले गए। सिर्फ वही बैठा रह गया। बादशाह के नौकर पलंग खरीदने आए तो वो भी कीमत सुनकर चले गए। बादशाह ने अपने दरीचे से झांक कर देखा तो एक आदमी पलंग लिए बैठा नजर आया। बादशाह ने दारोगा को बुलाकर पूछा, नीचे जो आदमी बैठा है उसका पलंग अब तक क्यों नहीं खरीदा गया? दारोगा ने जवाब दिया, हुजूर कोई पागल है, एक मामूली पलंग की कीमत 1.25 लाख सोने के टिक्के मांग रहा है। बादशाह बोला, उसे हमारे सामने हाजिर करो। बढ़ई के लड़के को बुलाया गया। बादशाह ने पूछा, क्या तुम जानते नहीं कि एक मामूली पलंग की क्या कीमत होती है? बढ़ई ने कहा, मेरा पलंग मामूली नहीं है, आप रात इस पर सोकर देखिए, अगर आपको पलंग मामूली लगे तो मैं इसकी कीमत लौटा दूंगा। बादशाह ने दारोगा को हुक्म दिया कि बढ़ई को 1.25 लाख सोने के टिक्के अदा कर दिए जाएं और हमारा बिस्तर आज इसी पलंग पर लगा दिया जाए। बढ़ई का बेटा चादर में सिक्के बांधकर रात को घर पहुंचा। उसकी अम्मा समझ बैठी कि अनाज लाया है। उसने बहू को आवाज दी, लो बहू, आज तो हमारा कमाऊ पूत अनाज लेकर आया है, जा चक्की पर आटा पीसकर रोटी बना ले। बहू ने आकर पोटली उठाई
तो बहुत भारी लगी। उसने खोल कर देखा तो सोने की चमक से उसकी आंखें खैरा हो गईं। वो खुशी खुशी सास के पास गई। अम्मा, इसमें अनाज नहीं कुछ और है। और क्या होगा? बड़ी बी ने आकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर तो बुढ़े बुढ़िया ने बेटे को वो बुलाई ली और तारीफें की कि क्या कहने। उनके तो दिन ही फिर गए। उधर बादशाह पलंग पर सोने को लेटे तो उसे नींद नहीं आई। देखें अब क्या होता है। वो इंतजार में चुपचाप लेटे रहे। रात 12 बजे के बाद पलंग का एक पाया बाकी तीनों पायों से बोला, सुनते हो भाई तीनों यारों, बादशाह को संभाले रहना, मैं जरा हवाखोरी करके आता हूँ। बादशाह दम साधे पड़े रहे। पलंग में से एक पाया निकला और उड़ता हुआ एक तरफ को चला गया। अभी जरा ही देर गुजरी होगी कि वो वापस आ गया। दूसरे पाये ने पूछा, बड़ी जल्दी वापस आ गए हो? वो बोला, मैं बाहर निकला तो देखा बादशाह के जूते में काला नाग बैठा है। मैंने सोचा अब यही हमारे मालिक हैं, इनकी जान बचाना फर्ज है। सुबह ये जूता पहनेंगे तो सांप उन्हें काट लेगा और ये मर जाएंगे। तो इस सांप को मार कर आ गया। दूसरे पाये ने कहा, अब तुम तीनों बादशाह को संभालो, मैं भी हवाखोरी करके आता हूँ। फिर खट से आवाज आई और दूसरा पाया हवा में उड़ता हुआ दरवाजे से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो भी वापस आ गया। तीसरे पाये ने पूछा, क्या बात है, तुम भी जल्दी वापस आ गए? वो बोला, मैं बाहर निकला तो देखा 2 चोरों ने बादशाह के खजाने में नकब लगा रखी है और खजाना लूट कर जा रहे हैं। मैं इन दोनों चोरों को मार आया। फिर तीसरा पाया बोला, दोस्तों अब तुम बादशाह को संभालो, जरा मैं सैर करके आता हूँ। वो गया तो वो काफी देर बाद वापस आया। चौथे पाये ने कहा, मुझे भी घूमने जाना था, तुमने बड़ी देर लगा दी। तीसरा पाया बोला, अरे मैं तो बहुत ही अच्छा तमाशा देख कर आया हूँ, लेकिन अकेले देखने में मज़ा नहीं आता, तुम तीनों को भी साथ लेने आया हूँ। पहले पाये ने कहा, अगर हम चारों चले जाएंगे तो बादशाह को कौन संभालेगा? तीसरा पाया बोला, बादशाह तो बेखबर सो रहे हैं, चलो बादशाह को भी ले चलते हैं। अचानक पलंग जमीन से बुलंद हुआ और उड़ता हुआ महल से बाहर निकल गया। बादशाह का डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन सांस रोके पड़े रहे। दूर किसी जंगल में जाकर पलंग एक पेड़ पर टिक गया। बादशाह ने जरा सी आंख खोलकर देखा तो इस जंगल में एक आलीशान और बेहद खूबसूरत बाग लगा हुआ था। सोने चांदी की कुर्सियों पर लोग बैठे थे। सोने चांदी के बर्तनों में खाना तकसीम हो रहा था। किसी ने कहा, देखो वो पलंग पर एक आदमी सो रहा है, उसे भी खाना दे आओ। लोगों ने सोने चांदी की तश्तरियों में पुलाव जर्दा लाकर बादशाह के पास रख दिया। फिर नाच गाने की महफिल जमी। हसीनो जमील परियों ने ऐसा नाच दिखाया कि सब वाह वाह कर उठे। सुबह के करीब जश्न खत्म हुआ। परियां, इनका राजा और मेहमान सब चले गए तो नौकरों ने बाग उजाड़ना शुरू कर दिया। तीसरा पाया बोला, दोस्तों यही वक्त है बादशाह से वफादारी निभाने का, चलो इस बाग को बादशाह के लिए बचा लें। चारों पाए पलंग से निकले और तड़ातड़ लोगों के सरों पर पड़ने लगे। वो लोग घबराकर सारा बाग और सारा साजो सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। उसके बाद चारों पाए आकर बादशाह के पलंग में लगे और उड़ते हुए बादशाह को वापस उनकी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया। बादशाह की जान में जान आई। नींद तो खैर क्या आती। सुबह हो गई। बादशाह ने नौकरों से जूता तलब किया तो खादम ने आकर बताया कि बादशाह सलामत के जूते में एक काला सांप मरा पड़ा है। बादशाह को यकीन हो गया कि रात उन्होंने कोई ख्वाब नहीं देखा, जो हुआ वो हकीकत थी। उसी वक्त शाही खजाने का खजांची दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि रात को खजाने के पहरेदार सो गए थे। 2 चोरों ने नकब लगाकर खजाना लूटने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने उन्हें मार दिया। बादशाह जानते थे कि चोरों को किसने मारा। उन्होंने उसी वक्त पहरेदारों को सजा देने का हुक्म दिया। उसके बाद उन्होंने अपने खास नौकरों को बुलाकर कहा कि शहर के बाहर जो जंगल है वहां जाओ और वहां की खबर ला कर दो। थोड़ी देर में लोग वापस आ गए। बेहद हैरत के साथ इतला दी कि जंगल का तो नक्शा ही बदला हुआ है। वहां तो बहुत बड़ा खूबसूरत बाग लगा है। सोने चांदी की कुर्सियां और दूसरे सजावट का सामान भी आरास्ता है और सोने चांदी के ढेरों बर्तन रखे हैं। बादशाह खुद घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। ये वही बाग था जो उन्होंने रात को देखा था। यहाँ इतना सोना और चांदी था
जितना बादशाह के पूरे खजाने में भी नहीं था। बादशाह ने बड़ी के लड़के को बुलाकर इनाम कराम दिया और सारा सोना चांदी अपने खजाने में जमा करवा लिया। कहानी ख़त्म करके फिर राजकुमार और पर्दे में छुपे हुए जिन में बहस छिड़ गई। राजकुमार कह रहा था वो पाया सबसे अच्छा था जिसने सांप को मारकर बादशाह की जान बचाई, और पर्दा कह रहा था कि वो पाया अच्छा था जिसने चोरों को मारकर बादशाह का खजाना बचाया। बहस जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो रानी बेख्तियार बोल उठी, बेवकूफ़ो, उसका कोई नाम नहीं लेगा जिसने लगा लगाया बाग और मनो सोना चांदी बादशाह को दिलवा दिया। रानी की बात सुनकर राजकुमार ने हाँक लगाई, मारो नकारे पर चोब। रानी तीसरी बार भी बोल पड़ी। रानी के गुस्से और अफसोस से आंखों में आंसू निकल आए, लेकिन इसने तय कर लिया कि वो अब नहीं बोलेगी। रात का आखिरी पहर था। राजा ने रानी के चंदन हार को मुखातिब किया। रानी के चंदन हार, रानी तो हमसे नहीं बोलेगी, तुम ही कोई बात करो जो रात कटे। चंदनहार बोला, अरे भाई, मेरी तो शामत आई हुई है। रानी गुस्से में कभी ये पहलू बदलती है, कभी वो पहलू बदलती है, मुझे उठा उठा कर पटकती है। भैया तुम जीत जाओ तो इससे गिन गिन कर बदले लेना। राजकुमार बोला, तुम लोग रानी को नाराज करने वाली बात मत किया करो, कोई ऐसी बात करो कि रात कटे। चंदनहार कहने लगा, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम कहो। तो मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले किसी शहर में एक लकड़हारा रहता था। बड़ा मेहनती और ईमानदार था। सारा दिन जंगल से लकड़ियाँ काटता और शाम को बाजार में जाकर बेच देता। जो पैसे मिलते उससे अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरता। उसके 4 बेटे थे। चारों बहुत ही होनहार और समझदार थे। उन्हें एहसास था कि उनके माँ बाप उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं। खुद भूखे सो जाते हैं लेकिन उन्हें अच्छा खाना खिलाते हैं। खुद पैबंद लगाकर गुजारा कर लेते हैं लेकिन उन्हें बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं। एक दिन लकड़हारे को जंगल में एक चमकदार बड़ा पत्थर नजर आया। वो उसे उठाकर ले आया और अपने घर के ताक में डाल दिया कि बच्चे खेलेंगे। रात को उसकी बीवी झोंपड़े में चिराग जलाने आई तो उसने देखा कि ताक में तो बड़ा रोशन चिराग जल रहा था। उसने लकड़हारे को बुलाकर दिखाया। लकड़हारा फौरन समझ गया कि ये कोई बहुत कीमती पत्थर है जो हमारे बच्चों के नसीब से मिला ताकि उनकी अच्छी परवरिश हो सके। इसने वो पत्थर जौहरी को दिखाया। जौहरी ने देखते ही पहचान लिया कि वो हीरा था जिसकी कीमत का अंदाज़ा करना मुश्किल था। फिर भी जौहरी ने लकड़हारे को उस पत्थर की अच्छी कीमत दी। लकड़हारा इसी में खुश हो गया। इन पैसों से उसने लकड़ी की टाल खोली, छोटा मोटा मकान बनाया। इसका कारोबार अच्छा चला। दोनों मियाँ बीवी ने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटों की अच्छी परवरिश और पढ़ाने लिखाने में लगा दी। तीनों बेटों की शादी कर दी और अपना कारोबार बेचकर सारा पैसा चारों बेटों में बराबर बांट दिया। इन पैसों से बेटों ने अलग अलग कारोबार शुरू किया, कामयाब रहे, बहुत तरक्की की और लाखों में खेलने लगे। चारों बेटों को एहसास था कि उनकी ये तरक्की और ऐशो आराम उनके माँ बाप की कुर्बानियों का नतीजा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे माँ बाप का कुछ कर्ज उतार सकें। बड़े बेटे ने अपने माँ बाप के लिए एक शानदार और खूबसूरत मकान बनवाया जिसमें आराम की हर चीज़ मौजूद थी। दूसरे बेटे ने घर के सामने ज़मीन लेकर एक खूबसूरत बाग लगवाया और एक तालाब खुदवा दिया। इसमें नाव डलवाई ताकि इसके माँ बाप सैर व तफरीह कर सकें। तीसरा बेटा माँ बाप को चारों धाम की यात्रा पर ले गया और गंगा जमुना में स्नान करवा लाया। फिर तीनों बेटे अपनी अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग अलग मकानों में रहने लगे। इस अरसे में लकड़हारा और उसकी बीवी बुढ़ापे की तमाम सरहदें पार कर चुके थे और तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे। लकड़हारे की बिनाई जाती रही। इसकी बीवी घुटनों के दर्द की वजह से चलने फिरने से माजूर हो गई। इतने बड़े घर और बाग में दोनों बुढ़े बुढ़िया अकेले थे। इनके चौथे और सबसे छोटे बेटे ने उनके लिए कोई बड़ा काम तो ना किया, लेकिन अपनी सारी ज़िंदगी माँ बाप की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दी। इसने शादी भी नहीं की कि कहीं बीवी बच्चे उसे इसके फ़र्ज से गाफिल ना कर दें।
इसने अपना कारोबार भी अपने मुंशी को सौंप दिया। जब तक वो जिंदा रहा छोटा बेटा बाप की आंखें और माँ की लाठी बनकर रहा। चंदनहार ने कहानी खत्म करके कहा, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा सवाब का काम बड़े बेटे ने किया। लक्कड़हारा और उसकी बीवी ने सारी जिंदगी छोटे से मकान में गुजारी थी। इसने माँ बाप के लिए शानदार घर बनवा दिया। राजकुमार बोला, नहीं, सबसे ज्यादा बढ़िया काम तो तीसरे बेटे ने किया, जिसने माँ बाप को 4 धाम की तीर्थ यात्रा करवा के उनका परलोक सुधार दिया। दोनों में जमकर बहस हुई। रानी से फिर नहीं रहा गया। इसने चंदनहार उतार कर फेंकते हुए कहा, कमबख्तो, उसका नाम कोई नहीं लेगा जिसने अपनी सारी जिंदगी बूढ़े अंधे और माजूर माँ बाप की खिदमत में लगा दी। रानी बोली और राजकुमार उठकर खड़ा हो गया। खुशी से चिल्लाते हुए उसने आवाज लगाई, मारो नकारे पर चोप। रानी एक रात में 4 मर्तबा बोल पड़ी, मैं जीत गया। रानी दिल में तो बहुत उदास और नाराज थी, लेकिन बज़ाहिर सख्ती से इसने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी मेरी एक शर्त और बाकी है। राजकुमार बोला, वो भी बता दो। तो रानी बोली, मेरी आखिरी शर्त एक पहेली है, अगर इसका सही जवाब नहीं दे सके तो सारी कामयाबी हवा हो जाएगी। राजकुमार बोला, आप पहेली बूझो। रानी बोली, मेरी पहेली ये है, जनी ना ब्याही, माँ ने बेटे पर सवारी ली। राजकुमार दिल ही दिल में हंस पड़ा। वो वाकया तो खुद उसके राजा से ताल्लुक रखता था। इसने पहेली बूझते हुए कहा, ये अजीन नगरी की बात है। अजीन के राजा ने अरब से बहुत ही आला नस्ल के घोड़े मंगवाए। वो चाहते थे कि उन घोड़ों की नस्ल को अपने मुल्क में बढ़ाएं। उन्होंने अरबी घोड़ों को देसी घोड़ियों के साथ बंधवा दिया। घोड़ियां गर्भवती हो गईं, लेकिन जब पैदाइश का वक़्त आया तो वो देसी घोड़ियां अरबी घोड़ों के बच्चों को जन्म नहीं दे सकीं। राजा के हुक्म से घोड़ियों के पेट काटकर बच्चे निकाले गए और इन घोड़ियों की खाल से घोड़ों की पीठ पर जाने वाली ज़ेनें बनाई गईं। जब वो बच्चे बड़े हुए तो उनकी पीठों पर उनकी माँओं की खाल की ज़ेन डाली गई। इस तरह जने और ब्याहे बगैर माँ ने बेटों पर सवारी की। पहेली का जवाब देकर बरहमन बना राजकुमार चला गया। रानी दुख से रो पड़ी, मेरी भी क्या किस्मत थी, राजा महाराजा मेरी किस्मत में नहीं थे। एक बरहमन का छोकरा था और वो भी छोड़कर चला गया। रोते रोते आंसू पूंछने के लिए इसने अपना आंचल उठाया जो छप्पर कट के नीचे लटक गया था। उसने देखा आंचल पर कुछ लिखा हुआ था। इसने फौरन आंखें साफ की और पढ़ा। लिखा था, मैं राजा अजीन तुझे छलने आया था। जब तेरा बेटा आकर मुझे छलेगा तब तुझे लेकर जाऊंगा। रानी रोते रोते हंस पड़ी। दिल को सुकून मिला। चलो किसी ब्राह्मण से तो नहीं हारी, मुझे हराने वाला तो मुझसे भी बड़ा राजा है। उधर राजकुमार ने इन 52 राजाओं को आज़ाद करवाया और उन्हें ये कहकर साथ लेकर चला कि पहले आप लोगों को मेरे पिताजी के सामने चक्की पीस कर दिखाना है, फिर आप लोग अपने अपने मुल्क जा सकते हैं। वो सब राजकुमारों के एहसानमंद थे, फौरन राजी हो गए। अजीन पहुंचकर राजकुमार ने अपने बाप को उसके तीनों ख्वाब सच कर दिखाए। राजा बेटे की जुदाई में परेशान थे। उसने राजपाट बेटे को सौंपा और खुद इबादत में लग गए। उधर रानी भी हार मानने वाली नहीं थी। इसने नाचने गाने वाली खूबसूरत और कम उम्र लड़कियों की एक मंडली तैयार की और अजीन जा पहुंची। सारे अजीन में इस मंडली की धूम मच गई। जिसे देखो खिंचा चला आ रहा था। नौजवान राजा को भी बहुत शौक हुआ। इसने मंडली वालियों से कहलवाया कि राजमहल में आकर नाच रंग जमाएं, बहुत सारा इनाम मिलेगा। लेकिन मंडली की मलका ने इनकार कर दिया। उसने कहा, राजा हो या रंग, जिसे नाच देखना है और गाना सुनना है वो यहीं आएगा। राजा का शौक और बढ़ गया। एक दिन राजा की सवारी भी नाटक मंडली देखने जा पहुंची। लड़कियों ने नाच रंग दिखाए। राजा ने उन्हें खूब इनाम दिया। राजा ने फिर उन लड़कियों की मलका से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। लड़कियों ने कहा, हमारी मलका किसी से नहीं मिलती। राजा बोला, उनसे कहो अजीन का राजा उनके दरवाजे पर आया है, क्या उसका सम्मान भी नहीं किया जाएगा। राजा को अंदर बुला लिया गया। सामने चौकी पर जो लड़की बैठी थी उसके सामने तो पूर्णमासी का चांद भी फीका था। राजा तो पलक झपकना भी भूल गए। जब लड़की ने उठकर उन्हें सलाम किया तो वो होश में आए। लड़की ने बताया
कि वो मगध राज से आई है और शरीफ माँ बाप की बेटी है। क्योंकि उसका कोई भाई नहीं, इसलिए बीमार माँ बाप के इलाज के लिए पैसा जमा करने निकली थी। राजा उसके पास रोज जाने लगे। राजा ने उसे अपने हरम में दाखिल करने की बात की तो वो बोली, मैं शरीफ ज़ादी हूँ, आपको कोई संबंध बनाना है तो फेरे डलवाइए। राजा इसके इश्क में इतने पागल हो चुके थे कि फेरे लेने पर भी राजी हो गए। कुछ माह बाद जब इसने अपने देश जाने की बात कही तो राजा ने बड़ी कोशिश की कि वो यहीं रह जाए, अपने माँ बाप को भी बुला ले, लेकिन रानी किसी तरह ना मानी और बोली, मेरे माँ बाप इस उम्र में अपना वतन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। राजा बेचारा मजबूर हो गया। रानी ने चलते वक्त राजा से निशानी के तौर पर उनकी तलवार और अंगूठी ले ली, ताकि कभी जिंदगी में आपसे मिलना हुआ और आप भूल जाएं तो हम आपको याद दिला सकें। रानी वापस अपने शहर चली आई। वो माँ बनने वाली थी। उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया जो हूबहू राजा की शक्ल का था। रानी ने अपने बेटे की बेहतरीन तालीम और तरबियत की। उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन बच्चा अक्सर माँ से पूछता, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? सब बच्चों के बाप हैं, बस मेरे ही बाप नहीं हैं। रानी उसे बहला देती कि तुम्हारे बाप परदेश गए हैं, जब तुम 12 साल के हो जाओगे वो तब वापस आएंगे। वक़्त गुजरता रहा। जिस दिन राजकंवर की 12वीं सालगिरह थी वो रानी के पीछे पड़ गया। अब तो मैं 12 साल का हो गया हूँ, पिताजी क्यों नहीं आए? बताइए वो कहाँ हैं? मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। आखिर मजबूर होकर रानी ने सारी कहानी अपने बेटे को सुना दी। वो दुपट्टा दिखाया, अंगूठी और तलवार दिखाई। राजकंवर उसी वक्त अजीन जाने की जिद कर बैठा। रानी ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। माँ अब तो पिताजी को मिलकर ही वापस आऊँगा, उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा करूँगा। रानी का दिल तो नहीं चाहता था कि अपने फूल से बेटे को खतरे में डाले, लेकिन इसकी रगों में भी जिद्दी माँ बाप का खून दौड़ रहा था। इसने राजा की निशानियाँ और ज़रूरत के लिए अशरफियाँ लीं और अजीन नगर रवाना हो गया। 2-4 दिन इसने अजीन नगर की सैर की, फिर शरारतें शुरू कर दीं। तरह तरह के भेष बदलता रहता और लोगों को परेशान करता। कहीं औरतें घड़ों में पानी भरकर ले जा रही थीं तो गुलेल से उनके मटके फोड़ देता। लोग घाट पर स्नान करने पानी में उतरते तो उनके कपड़े गायब कर देता। हलवाई की मिठाई से भरा थाल उलट दिया, नान बाई की रोटियां ले उड़ा, किसी शादी के मंडप में दूल्हा का साफा और सहरा नोच दिया। सबसे ज्यादा शामत तो मोटे सेठों की आई हुई थी। उनकी तोन पर लगातार गुलेल से निशाने लगाता। गर्ज के सारे शहर में हकार मच गई। राजा के कानों तक भी खबर पहुंच गई। राजा ने थानेदार को बुलाकर डांटा, ये शहर में क्या हो रहा है? तुम्हारे सिपाही एक चोर को नहीं पकड़ सकते? कोतवाल ने सिपाहियों को बुलाकर डांटा। सिपाहियों ने पहरा दुगना कर दिया, लेकिन खुद उन्हीं की शामत आ गई। कहीं 2-4 सिपाही खड़े होते तो ना जाने किधर से आता उनके सर आपस में टकरा देता। वो एक दूसरे को बुरा भला कहते। कभी सिपाहियों के सर से टोपियां गिरा देता, कभी इनका खाना लेकर भाग जाता। छलावे की तरह आता और मनमानी कर जाता। दरअसल वो इनके आसपास ही घूमता था, लेकिन किसी को शक भी नहीं होता था कि ये भोला भाला खूबसूरत सा लड़का ये हरकतें करेगा। जब शहर में वारदातें बढ़ने लगीं और सिपाहियों से कुछ ना हुआ तो कोतवाल ने खुद चोर पकड़ने का फैसला किया। छानबीन की तो पता चला कि वो बाहर से आता है और लूटपाट करके शहर पनाह के दरवाजे के बाहर भाग जाता है। थानेदार ने सोचा, शहर के बाहर भाग जाता है, लेकिन रात को शहर से बाहर नहीं रह सकता। ना नदी के किनारे रह सकता है और ना जंगल बियाबान में। अगर मैं शहर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाऊं तो रात को जब वो वापस आएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। रात को शहर पनाह का दरवाज़ा बंद हो जाया करता था। कोतवाल के पास लकड़ी का एक पेड़ा था जिस पर पाँव पड़ जाए तो पाँव उसमें बंद हो जाता था और बगैर चाबी के नहीं खुलता था। थानेदार ने शहर पनाह का दरवाज़ा बंद करवा दिया, सिर्फ एक आदमी के निकलने भर की झुर्री छोड़कर। वहाँ वो पेड़ा रख दिया और एक तरफ खड़ा हो गया। शाम हो रही थी। इतने में क्या देखता है कि धोबी घाट की तरफ से एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की पाँव में पायल पहने बनी सवरी छमछम करती चली आ रही थी। कोतवाल साहब देखते ही दीवाना हो गए। जैसे ही वो औरत दरवाजे के पास पहुंची, कोतवाल दौड़कर आए और बोले,
ए भाई जी, कहीं इस पेड़े पर पाँव न रख देना, तुम्हारा फूल सा पाँव घायल हो जाएगा। लड़की नाजअंदाज दिखाते हुए बोली, ये भला क्या है और आप कौन हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं? कोतवाल बोला, मैं इस शहर का कोतवाल हूँ। आपने सुना होगा ना कि आजकल एक चोर ने लोगों को परेशान कर रखा है, मैं उसी को पकड़ने के लिए बैठा हूँ। लड़की बोली, भला इस लकड़ी के पेड़े से आप चोर को कैसे पकड़ेंगे? कोतवाल बोले, ये लकड़ी का तख्ता नहीं है भाई जी, ये चोर पकड़ने की मशीन है, इस पर पाँव पड़ जाए तो पाँव बंद हो जाता है। लड़की बोली, अच्छा, जरा मेरा पाँव तो बंद करके दिखाइए। इसने अपना गोरा गोरा पाँव आगे बढ़ाया। कोतवाल साहब पिघल गए। अरे नहीं भाई जी नहीं, आपका पाँव क्यों, मैं अपना पाँव बंद करके दिखाता हूँ। कोतवाल साहब जैसे ही पेड़े पर खड़े हुए, उनके दोनों पाँव बंद हो गए। लड़की ने पूछा, अब ये खुलेगा कैसे? कोतवाल ने जेब से चाबी निकाल कर दी, ये लो, अब मुझे खोल दो। लड़की तो चाबी लेकर ये जा और वो जा, साथ ही कोतवाल साहब की टोपी भी लेता गया। अंधेरा फैल चुका था। उसने एक तरफ जाकर कपड़े बदले और कोतवाल की टोपी पहनी। राजा का बेटा कद काट का अच्छा था, अंधेरे में पूरा मर्द लगता था। शहर के दरवाजे से अंदर घुसा और आवाज बदलकर सिपाहियों से बोला, दरवाजा बंद कर दो, हमने चोर पकड़ने की मशीन रख दी है, चोर खुद ही बंद हो जाएगा, हम घर जा रहे हैं। सिपाहियों ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से कोतवाल चिल्लाता रहा, अरे दरवाजा खोलो, मैं कोतवाल हूँ। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ऊपर से इस पर कंकर पत्थर फेंकते रहे और हंसी उड़ाते रहे कि देखो, चोर अपने आप को कोतवाल कह रहा है, बेटा सुबह मजा चखाएंगे। रात भर कोतवाल तख्ते में बंद खड़ा रहा। सुबह हुई और शहर का दरवाजा खुला तो सिपाहियों ने देखा कि वाकई वो तो कोतवाल था और चोर कोतवाल बनकर उन्हें चकमा दे गया। 2 दिन कोतवाल शर्म के मारे घर से नहीं निकला। तीसरे दिन आकर इसने राजा के सामने अपनी माजूरी जाहिर कर दी। उस वक्त दरबार में राजा के सभी रिश्तेदार मौजूद थे जो ठाकुर कहलाते थे। ठाकुरों ने राजा से कहा, महाराज, आपका कोतवाल और सिपाही सब निकम्मे हैं, एक जरा से चोर को नहीं पकड़ सकते, आप हमें इजाजत दें, हम उसे पकड़ कर लाएंगे। राजा बोला, ठीक है, तुम्हें इजाजत है। सारे ठाकुर दरबार से निकले तो उन्होंने आपस में कहा, आओ जरा बाग में बैठकर सलाह करते हैं कि काम की शुरुआत कैसे करें। ये लोग बाग में बैठे ही थे कि एक 12-14 साल का लड़का एक टोकरे में लाल पीले तीलियों की बोतलें सजाए तेल मालिश करता हुआ आ निकला और लगा इनकी खुशामदें करने। सरकार, तेल मालिश करवाइए, बड़ा आराम मिलेगा, दिमाग भी चक्काचौंध हो जाएगा। ठाकुरों ने कहा, चल भाग यहाँ से, हम बड़े भारी काम पर निकले हैं, हमें चोर को पकड़ने की तरकीब सोचने दे। लड़का बोला, मालिक चंपी करवा कर तो देखिए, ऐसा दिमाग खुलेगा, चोर पकड़ने की तरकीब अपने आप समझ में आ जाएगी। ठाकुर हंसने लगे और सोचने लगे, चलो इसमें क्या हर्ज है, थोड़ी मालिश करवा लेते हैं। अब वो लड़का एक ऐसा तेल लगाकर निकला था जिससे बदन पर लगाकर अगर पानी लग जाए तो बदन बेतहाशा सूज जाता था। लड़के के कहने पर इन सब ने कपड़े उतार कर लंगोटियां बांध लीं। लड़के ने खूब तबीयत से सबकी मालिश की। सबको बड़ा मजा आया, बड़ी तारीफें की। लड़का बोला, सरकार, अब आप जरा इस तालाब के पानी में डुबकी लगाइए, देखिए तबीयत हरी हो जाएगी। मालिश करवा कर नहाना तो था ही। वो सब के सब तालाब में उतर गए। उधर लड़का इन सब के कपड़े लेकर भाग गया। जब वो तालाब से बाहर निकले, वो फूल फूल कर कप्पा हो रहे थे। शक्लें पहचानी नहीं जा रही थीं, ऊपर से उनके कपड़े भी गायब। वो राजा के रिश्तेदार थे, उनकी भी कुछ इज्जत थी। ऐसे हालात में दिन दहाड़े घर भी नहीं जा सकते थे। वहीं बाग में छुपकर बैठ गए। गीले बदन में हवा लगी तो सूजन और बढ़ गई। वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। दूसरी तरफ वो लड़का सारे ठाकुरों के घर गया और उनकी बीवियों से कहा, ठाकुर ने कहलवाया है कि वो आज रात घर नहीं आएंगे। राजा ने उन्हें चोर पकड़ने का काम सौंपा है। रात को हो सकता है चोर उनके घर आए। आप लोग दरवाजा मत खोलना, अपनी अपनी छतों पर पिसी हुई लाल मिर्ची और मिट्टी कुआड़ लेकर बैठ जाना। वो दरवाजा खटखटाए तो ऊपर से इस पर कूड़ा फेंक देना। ठाकुरों की बीवियों ने ऐसा ही किया। रात जब गहरी हुई तो ठाकुर बाग से निकले।
और छुपते छुपाते अपने घरों को पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो उनकी बीवियों ने ऊपर से कूड़ा क्रिकेट मिट्टी और मिर्चें डाली। वो चिल्लाते रहे, अरे हम तुम्हारे पति देव हैं। बीवियां बोली, क्या हम अपने पति को नहीं पहचानती? हमारे पति तुम्हारी तरह मोटे भैंसे नहीं हैं। गर्ज रात भर यही तमाशा होता रहा। सुबह हुई तो बीवियों ने देखा कि वो तो वाकई उनके शोहर हैं। एक तो सूजे हुए बदन, सबका हाल खराब था। चोर को उनकी बीवियों ने खूब बुरा भला कहा, जो उन्हें भी धोखा दे गया। ठाकुरों ने राजा से कहलवा भेजा कि वो चोर को पकड़ने में नाकाम रहे। राजा ने ऐलान करवा दिया कि जो भी उस चोर को पकड़ेगा उसे 100 अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। इनाम की बात शहर की तवाइफों ने भी सुनी। उन्होंने सोचा, ये इनाम तो उन्हीं को मिलना चाहिए, भला इनके नाज नखरों के सामने चोर कैसे टिकेगा। उनमें से एक जहांदीदा औरत एक वफद बनाकर राजा के पास गई और चोर को पकड़ने की इजाज़त चाही। राजा तो तंग आ चुके थे और वो सोच रहे थे कि किसी तरह चोर पकड़ा जाए, इसलिए राजा ने तवाइफों को भी इजाज़त दे दी। सारी औरतें शाम को सज संवर कर चौक पर जाकर बैठ गईं और कोई तरकीब सोचने लगीं कि कौन सा जाल फेंकें। इतने में एक ख्वाचे वाला वहां पहुंच गया जो तरह तरह की चटपटी चाटें बेच रहा था और लगा औरतों की खुशामद करने। भाई चक्कर देखो, क्या बढ़िया चाट बनाई है। औरतों के मुंह में पानी भर आया। सबने मजे लेकर खूब चाट खाई। इस चाट में लड़के ने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। चाट खाते ही सब लंबी होकर लेट गईं। रात गहरी हो चुकी थी और चौक भी सुनसान हो गया था। लड़के ने सारी औरतों की चोटियां एक दूसरे के साथ कसकर बांध दी और आखिरी औरत की चोटी पेड़ की सबसे ऊंची शाख से बांधकर 9-2-11 हो गया। सुबह लोगों ने देखा कि शहर की सारी मशहूर ज़माना बदनाम औरतें पेड़ों पर लटक रही थीं। खुद उन्हें जब होश आया तो उन्होंने खूब वावेला मचाई। चोर को सैकड़ों गालियां दी और कोसने लगीं। लोगों ने उन्हें खोला तो गिरती पड़ती अपने घर भागीं। राजा ने सुना तो उन्हें हंसी भी आई और ताज्जुब भी हुआ कि ये कैसा चालाक आदमी है जो किसी के हाथ नहीं लगता। राजा ने ऐलान किया, आज रात चोर को हम पकड़ेंगे। राजा के मुखबरों ने बताया कि चोर दिन के वक्त शहर की पनाह के बाहर घूमता है और शाम के करीब शहर में घुसता है। चुनाचा राजा अपने लाव लश्कर के साथ हाथी पर सवार शहर पनाह के दरवाजे तक आए। उन सबको शहर के अंदर ही छोड़ा और खुद टहलते हुए धोबी घाट की तरफ निकल गए। शाम का अंधेरा फैलने लगा तो सारे धोबी अपने अपने गधों के साथ शहर में चले गए। बस एक लड़का किनारे पर बैठा कपड़े धोए जा रहा था। अंधेरा फैला हुआ था। राजा ने लड़के के पास जाकर पूछा, सब लोग चले गए, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? लड़का बोला, हुजूर, एक आदमी मुझे अपने कपड़े धोने को दे गया है। उसने कहा था कि दिन को उसे नहाने का वक़्त नहीं मिलता। वो जब तक नहा कर ना आ जाए मैं यहीं उसके कपड़े लेकर बैठा रहूंगा। देखिए, इसने मुझे एक अशरफी भी दी थी। राजा समझ गए, जरूर यही चोर है जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर स्नान करने आया है। राजा ने पूछा, वो आदमी कहाँ है? लड़के ने नदी में उभरे हुए एक सर की तरफ इशारा किया। वो देखिए, वो नहा रहा है। राजा ने देखा पानी में एक आदमी तैर रहा था जिसका सिर्फ सर नजर आ रहा था। राजा ने सोचा, अब बचकर कहाँ जाएगा, आज तो पकड़ा ही जाएगा। राजा ने लड़के से कहा, हम तुम्हें 5 अशरफिया इनाम में देंगे। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी धोती कुर्ती और पगड़ी हमें दे दो और हमारे कपड़े पहनकर उधर शहर के दरवाजे के करीब खड़े हो जाओ। वो जो आदमी तैर रहा है वो बहुत बड़ा चोर है। जैसे ही वो बाहर निकलेगा हम उसे पकड़ लेंगे और तुम्हें इनाम भी मिलेगा। लड़का राजी हो गया। राजा ने इसका धोती कुर्ता पहन लिया और घाट पर बैठकर चोर का इंतजार करने लगा। उधर वो लड़का राजा के लिबास में शहर पनाह में दाखिल हुआ और फौजियों से बोला, हम महल वापस जा रहे हैं, आज चोर हाथ नहीं आया, कल पकड़ेंगे। राजा से बेहद मुशाहबत और शाही लिबास की वजह से मध्यम रोशनी में लोगों ने उसे राजा समझा। वो हाथी पर बैठकर महल आ गया और राजा की ख्वाबगाह में जाकर सो गया। शहर पनाह का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। राजा को बैठे बैठे जब काफ़ी देर हो गई तो उसने आवाज़ दी, ओ भाई, अब बाहर निकल आओ, मुझे घर जाना है, रात बहुत हो गई है। लेकिन उधर से कोई जवाब ना आया। वो सर तैरते तैरते किनारे के करीब पहुंचा
तो राजा ने एक कंकरी उस पर मारी। कंकरी खट से बोली तो राजा चौंक पड़ा। पानी में उतरकर सर को पकड़ा तो वो लकड़ी का बना हुआ सर और चेहरा था। राजा अपनी बेवकूफ़ी पर हाथ मलकर रह गया। कमबख्त चोर मुझे भी चकमा दे गया। दरवाजे पर आए तो दरवाज़ा बंद पाया। सिपाहियों ने कहा, राजा का हुक्म है कि दरवाज़ा किसी के लिए नहीं खुल सकता। राजा कोतवाल का हाल सुन चुका था। उसने सोचा, अपनी बेइज्जती करवाने से क्या फ़ायदा। उसने दरवाजे के पास बैठकर सुबह कर दी। सुबह दरवाज़ा खुला तो राजा पगड़ी से मुंह छुपाकर शहर में दाखिल हुआ और सीधा महल में पहुंचा। महल के नौकर चाकर हैरान रह गए कि राजा तो रात को आकर सो गए थे, फिर ये धोबी के लिबास में कहाँ से आ गए। पूछने की हिम्मत किसी को ना हुई। राजा सीधा अपनी ख्वाबगाह में पहुंचा तो देखा कोई उनके बिस्तर पर उनकी चादर ओढ़े सो रहा था। राजा ने चादर पकड़कर खींची तो लड़का फौरन उठकर बैठ गया। राजा को लगा उनकी जवानी की तस्वीर सामने है। चंद मिनट तो राजा हैरान परेशान खड़ा रहा। फिर पूछा, भाई तू कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ा है। लड़के ने झट उनके पांव छुए और अपने झोले में से अपनी माँ का दुपट्टा, राजा की अंगूठी और कटार निकालकर सामने रख दी। राजा सब कुछ समझ गया। बेटे को गले लगाकर बोला, तूने वाकई मुझे उल्लू बनाया। अब चल तेरी माँ को ले आते हैं। राजा पूरी फौज पलटन के साथ अनबोला देवरानी के शहर पहुंचा और पूरे इज्जत और सम्मान के साथ उसे लेकर अजीन शहर आ गए और उसके बाद वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने के लिए देखते रहें TNS स्टोरी TV। शुक्रिया।